हाल ही में TU-160 सुर्खियों में रहा, ये क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए लंपी स्किन डिजीज के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी टीका, बी स्ट्रेटेजिक बम वर्षक लड़ाकू विमान, सी कछुए की एक नई प्रजाति, अथवा डी ट्यूलिप नामक फूल की एक नई प्रजाति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ये एक स्ट्रेटेजिक बम वर्षक लड़ाकू विमान है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बॉम्बर या बम वर्षक ऐसे फाइटर प्लेन होते हैं जिनका इस्तेमाल जमीन और नौसेना के लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए हवा से जमीन पर बम गिराने या हवा से क्रूज मिसाइलों को लॉन्च करने में होता है। ये दो तरह के होते हैं, पहला होता है स्ट्रेटेजिक बॉम्बर और दूसरा होता है टैक्टिकल बॉम्बर। टैक्टिकल बॉम्बर का इस्तेमाल आमतौर पर युद्ध के दौरान अपनी ज़मीन पर दुश्मन सेना के ठिकानों या मिलिट्री हथियारों को निशाना बनाने में होता है, जबकि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ऐसे मीडियम या लॉन्ग रेंज लड़ाकू विमान होते हैं जिनका इस्तेमाल रणनीति के तहत दुश्मन देश के शहरों, फैक्ट्रियों, सैन्य ठिकानों, मिलिट्री कारखानों को निशाना बनाने में किया जाता है। ये हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके दुश्मन के घर में हमला करके वापस लौट आने में सक्षम होता है। पिछले साल नवंबर में चीन ने भारतीय सीमा पर H-6K नामक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर तैनात कर दिया था। उस समय भारत के पास चीन के इस हथियार का कोई खास तोड़ नहीं था, लेकिन अब भारत रूस से TU-160 नाम का दुनिया का सबसे घातक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर खरीदने की योजना बना रहा है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहे दुनिया के सबसे ऊंचे सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? विकल्प हैं ए इसे जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के बक्कल और कौड़ी के बीच बनाया गया है, बी इसका निर्माण कोंकण रेलवे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत किया जा रहा है, सी इस रेल ब्रिज की नदी तल से ऊंचाई 259 मीटर है, अथवा डी इस पुल को बनाने का लक्ष्य जम्मू कश्मीर घाटी में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी सी में दिया गया कथन असत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे पुल की ओवर आर्च का काम पूरा हो गया है। बीते 13 अगस्त को पुल का गोल्डन जाइंट यानी आखिरी जोड़ लगाया गया। बता दें कि दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौड़ी के बीच बनाया गया है। ब्रिज का निर्माण कोंकण रेलवे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत किया गया है। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 28,000 करोड़ रुपए है। इसकी खासियतों की बात करें तो 1.3 किलोमीटर लंबे इस रेल ब्रिज की नदी तल से ऊंचाई 359 मीटर है, जबकि प्रश्न में 259 लिखा गया है। पुल पर रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता वाले भूकंप का असर नहीं होगा। ये 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा को सह सकता है। इसमें ब्लास्ट लोड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है और इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है। इस पुल को बनाने का लक्ष्य जम्मू कश्मीर घाटी में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए 14 अगस्त, बी 15 अगस्त, सी 26 जनवरी, अथवा डी 26 नवंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ये 14 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पिछले साल केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। बता दें कि भारत का बंटवारा माउंटबेटन योजना के आधार पर बनाए गए कानून भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के मुताबिक किया गया है। इस अधिनियम में कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक 2 देश बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उन्हें सत्ता सौंप देगी। इसके साथ ही 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। भारत के विभाजन से करोड़ों लोग प्रभावित हुए। विभाजन के दौरान हुई हिंसा में करीब 10 लाख लोग मारे गए और करीब 1.45 करोड़ शरणार्थियों ने अपना घर बार छोड़कर बहुमत संप्रदाय वाले देश में शरण ली। धर्म के आधार पर हुए इस बंटवारे का दंश आज भी दोनों देश झेल रहे हैं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर।
सहकारी बैंकों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इनकी स्थापना राज्य सहकारी समिति अधिनियम के मुताबिक की जाती है। दूसरा, इनका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास किया जाता है। तीसरा, इनका प्रशासन एवं इनको विनियमित करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक करती है। विकल्प हैं ए केवल 1 और 3, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3 अथवा डी केवल 1 और 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी केवल कथन 1 और 2 सत्य है, कथन 3 गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पुणे के रुपया सहकारी बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। बता दें कि सहकारी बैंकों का गठन और परिचालन सहकारिता के आधार पर किया जाता है। सहकारी यानी साथ मिलकर काम करना। सहकारी बैंकों का प्राथमिक लक्ष्य अधिक से अधिक लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि अपने सदस्यों को बेहतर सेवाएं और उत्पाद प्रदान करना होता है। कोऑपरेटिव बैंकों की स्थापना राज्य सहकारी समिति अधिनियम के मुताबिक की जाती है। इनका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास किया जाता है। इनका प्रशासन राज्य सरकार देखती है, जबकि इनको रेगुलेट करने का काम यानी विनियमित करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक करती है। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर, यानी आज के इस अंतिम प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से द सैटनिक वर्सेज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके विकल्प हैं ए शशि थरूर, बी अरुंधति रॉय, सी जीत थाइल अथवा डी सलमान रश्दी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी इस पुस्तक के लेखक सलमान रश्दी हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय मूल के लेखक और बुकर पुरस्कार से सम्मानित सलमान रुश्दी पर हाल ही में अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान जानलेवा हमला हो गया था। बहरहाल अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सलमान रुश्दी द सैटनिक वर्सेज नामक किताब लिखने के बाद काफ़ी विवादों में आ गए थे। साल 1988 में प्रकाशित इस पुस्तक को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। साल 1989 में ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह खुमैनी ने इसे इस्लाम का अपमान बताकर इनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया था। भारत समेत कई देशों में सलमान रुश्दी की यह किताब प्रतिबंधित है। पहला प्रश्न है, डूरंड कप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? पहला है, ये भारत में आयोजित होने वाली एक वार्षिक घरेलू हॉकी प्रतियोगिता है, या फिर दूसरा है, इस टूर्नामेंट में अब तक सबसे सफल टीमें ईस्ट बंगाल क्लब और मोहन बागान एसी की हैं। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी केवल 2। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते 16 अगस्त को फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के 131वें संस्करण की शुरुआत कोलकाता में की गई। बता दें कि डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसे आमतौर पर डूरंड कप के नाम से भी जाना जाता है, भारत में एक वार्षिक घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है। पहली बार इसका आयोजन साल 1888 में शिमला में किया गया था। डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट में अब तक सबसे सफल टीमें ईस्ट बंगाल क्लब और मोहन बागान एसी की हैं। इन दोनों टीमों ने अब तक 16-16 यानी कि 32 कप जीते हैं। दूसरा प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? पहला है, ये संघ देश भर में फुटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराने का काम करता है। दूसरा है, फीफा द्वारा अभी इसे निलंबित किए जाने के कारण भारतीय पुरुष और महिला फुटबॉल टीम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। आपके ऑप्शन हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी 1 और 2 दोनों। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में विश्व फुटबॉल संचालन संस्था फीफा ने भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। फीफा का कहना है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने नियमों का गंभीर उल्लंघन किया है। बता दें कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ एक राष्ट्रीय संघ है। इसकी स्थापना साल 1937 में शिमला स्थित सेना मुख्यालय में हुई थी।
ये संघ देश भर में फुटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराने का काम करता है। अभी इस मौजूदा निलंबन के कारण भारतीय पुरुष और महिला फुटबॉल टीम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। इसके अलावा भारत में 11 से 30 अक्टूबर के बीच होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भी टल गया है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई नामक कार्यक्रम शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी अरुणाचल प्रदेश, सी तमिलनाडु या फिर डी दिल्ली। इसका सही उत्तर है बी अरुणाचल प्रदेश। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते 15 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस प्रोग्राम के तहत ड्रोन के जरिए दवाओं की आपूर्ति की जाएगी। इसके पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ड्रोन सर्विस पूर्वी कामेंग जिले के सेप्पा के चांग ताजो तक सफलतापूर्वक उड़ान भर चुकी है। पायलट प्रोजेक्ट को यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की ओर से फंड मिला है और बेंगलुरु आधारित स्टार्टअप रेड विंग लैब्स ने इसे निष्पादित किया है। इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार को विश्व आर्थिक मंच का सहयोग मिला है। गौरतलब है कि सबसे पहले पिछले साल मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोग्राम को तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया था। केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा है कि साल 2030 तक भारत को अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन हब के रूप में विकसित किया जाए। अब बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में पीरियड चार्ट नामक अभियान शुरू किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए खुशी फाउंडेशन, बी किरण गैर सरकारी संगठन, सी समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश या फिर डी सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन। इसका सही उत्तर है डी सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में मेरठ की महिलाओं ने माहवारी से फैलने वाली बीमारियों से जागरूक करने के लिए घरों में माहवारी चार्ट लगाने शुरू किए हैं। बता दें कि पीरियड या फिर माहवारी एक सामान्य प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है जिसमें महिला के गर्भाशय के अंदर से जननांग के रास्ते रक्त और उक्त बाहर निकलता है। ये आमतौर पर 28 दिन में एक बार होता है। इस दौरान महिलाओं में चिड़चिड़ापन, थकान, बार बार पेशाब की इच्छा, सिर व पेट में दर्द, कब्ज, स्तनों में तनाव और कभी कभी पैरों में सूजन जैसी शारीरिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा इस जैविक प्रक्रिया से इस तरह की सामाजिक वर्जना जोड़ दी गई है कि महिलाएं लोक लाजवश इस पर खुलकर बात नहीं कर पाती हैं। वे अंदर ही अंदर इस समस्या से घुटती रहती हैं। पर विडंबना ये है कि अधिकांश पुरुष वर्ग इन महिलाओं की समस्या नहीं समझ पाते हैं। इन्हीं सारी दिक्कतों को देखते हुए सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन संस्था ने यूपी में एक पीरियड चार्ट नामक अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को माहवारी के दौरान होने वाली समस्याओं से बचाना और इस संबंध में समाज को जागरूक बनाना है। इसके तहत लड़कियों और महिलाओं द्वारा घर घर पीरियड चार्ट लगाने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। पीरियड चार्ट में परिवार की सभी महिलाओं और बेटियों के नाम और उनकी माहवारी की तिथि लिखी जाती है ताकि पुरुषों को इसके बारे में जानकारी रहे और वह महिलाओं को इस दौरान होने वाली समस्याएं समझ पाएं। अब लेते हैं अपना पांचवा और आखिरी प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी हिमाचल प्रदेश, सी बिहार या फिर डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है ए राजस्थान। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना सुर्खियों में थी। बता दें कि इस योजना के तहत अभ्यर्थियों को प्रोफेशनल कोर्स और नौकरियों के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग करवाई जाती है। इसमें चालू वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकार ने 17.15 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और इस योजना के तहत अभी हाल ही में सीटों की संख्या बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है। इसके लाभार्थियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और विशेष रूप से विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। ओएनजीसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए इसका गठन वर्ष 1957 में हुआ था, बी यह भारत की महारत्न कंपनी है, सी यह भारत में हाइड्रोकार्बन संसाधनों की खोज करता है या फिर डी इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका उत्तर है ए। व्याख्या देखते हैं। ओएनजीसी का गठन 14 अगस्त 1956 को किया गया था।
इससे पहले इसे ऑयल एंड नेचुरल गैस डायरेक्टोरेट के नाम से 1955 में गठित किया गया था। 1959 में संसद में एक्ट पारित करके ओएनजीसी को एक सांविधिक निकाय यानी स्टैच्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया था। ओएनजीसी अभी सुर्खियों में है क्योंकि तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में गहरे पानी में नेचुरल गैस और ऑयल की खोज के लिए वैश्विक पेट्रोलियम दिग्गज एक्सॉन मोबिल के साथ हेड्स ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में 17 अगस्त 2022 को ओएनजीसी के निदेशक राजेश कुमार श्रीवास्तव और एक्सॉन मोबिल इंडिया के सीईओ और लीड कंट्री मैनेजर डॉक्टर मोंटे के डॉब्सन ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन की उपस्थिति में हेड्स ऑफ एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, संविधान का अनुच्छेद 217 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। दूसरा, मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में उच्च न्यायालयों के लिए 37 नए न्यायाधीश नियुक्त किए हैं। इस वर्ष यानी 2022 में सरकार द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अन्य 11 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना के साथ अब तक देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 138 नियुक्तियां की गई हैं। इस प्रकार इसने 2016 में उच्च न्यायालयों के लिए हुई कुल 126 नियुक्तियों के अपने पहले के रिकॉर्ड को पार कर लिया है। पिछले साल यानी 2021 में सुप्रीम कोर्ट में हुई 9 नियुक्तियों के अतिरिक्त उच्च न्यायालयों में कुल 120 नियुक्तियां की गई थीं। इस प्रकार उच्च न्यायपालिका के लिए पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को तेज किया गया है। अब बात करते हैं आज के चौथे सवाल की। एन इंडियन पिलग्रिम निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? आपके ऑप्शंस हैं ए अरविंद घोष, बी सरोजनी नायडू, सी सुभाष चंद्र बोस, या फिर डी राजेंद्र प्रसाद। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। 18 अगस्त 1945 को एक प्लेन क्रैश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया था। हालांकि इस तिथि को लेकर बहुत से लोगों में सहमति नहीं है, लेकिन एक बड़ा वर्ग, पुस्तकें और मीडिया 18 अगस्त की तिथि को ही नेताजी की पुण्यतिथि के रूप में मान्यता देती हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की किताब द इंडियन स्ट्रगल में भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है। इस बुक को साल 1998 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश किया था। एन इंडियन पिलग्रिम किताब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी है। जानकारी के मुताबिक ये किताब उन्होंने साल 1937 में अपने यूरोप दौरे के समय लिखी थी। अब बात करते हैं आज के पांचवें और अंतिम सवाल की। आईआईटी खड़गपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 1951, बी 1956, सी 1959, या फिर डी 1963। इसका उत्तर है ए। व्याख्या देखते हैं। खड़गपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना 18 अगस्त 1951 को हुई थी। सबसे पुराना आईआईटी संस्थान आईआईटी खड़गपुर ही है। देश में 23 आईआईटी संस्थान हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत भर में स्थित पब्लिक तकनीकी और अनुसंधान संस्थान है। यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है। ये सभी संस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 1961 द्वारा शासित हैं, जिसने उन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया है और गवर्नेंस के लिए उनकी शक्तियों, कर्तव्यों और ढांचे को निर्धारित किया है। प्रवासी भारतीय दिवस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इस दिवस को मनाने की संकल्पना स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी की देन है। दूसरा, ये हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है ताकि विदेश में रह रहे भारतीय समुदाय और भारत सरकार के साथ उनकी भागीदारी को मजबूत किया जा सके। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों,
अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में इंदौर में आयोजित होगा, ऐसी जानकारी सरकार ने दी है। बता दें कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे। इस दिवस को मनाने की संकल्पना स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी की देन है कि हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है, ताकि विदेश में रह रहे भारतीय समुदाय और भारत सरकार के साथ उनकी भागीदारी को मजबूत किया जा सके और प्रवासी भारतीयों को उनकी जड़ों से दोबारा जोड़ा जा सके। प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2003 को मनाया गया था और 2015 तक इसे वार्षिक रूप से मनाया गया, लेकिन 2016 में विदेश मंत्रालय ने इस आयोजन को द्विवार्षिक बनाने का निर्णय लिया। तब से ये हर दूसरे वर्ष मनाया जाता है। इसके समारोह के दौरान चयनित प्रवासी भारतीयों को प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया जाता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाया जाता है? विकल्प हैं ए 19 अगस्त, बी 14 अगस्त, सी 15 अगस्त अथवा डी 20 अगस्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ये 19 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हर साल 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में मानवीय सहायता की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाना है। विश्व मानवतावादी दिवस मानवीय मामलों और मानवीय भागीदारों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा एक अभियान है। दरअसल 19 अगस्त 2003 को इराक के बगदाद में कैनाल होटल पर एक बम हमले में 22 मानवीय सहायता कर्मियों की मौत हो गई थी। इसके 5 साल बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। हर साल विश्व मानवतावादी दिवस एक विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करता है जो मानवीय प्रणाली के भागीदारों को एक साथ लाता है, ताकि संकट से प्रभावित लोगों के जीवन यापन, कल्याण और सम्मान के साथ सहायता कर्मियों की भी सुरक्षा की जा सके। इस साल विश्व मानवतावादी दिवस दुनिया के सबसे कमजोर लोगों के लिए जलवायु संकट की वर्तमान मानवीय लागत को उजागर करते हुए जलवायु संकट पर सार्थक कार्रवाई करने के लिए वैश्विक नेताओं पर दबाव डालने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक 2022 में 274 मिलियन लोगों को मानवीय सहायता और सुरक्षा की आवश्यकता होगी। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? यानी आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल के बारे में ये आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिनमें से आपको गलत कथन चुनना है। आपके विकल्प हैं ए, भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के तहत स्थापित एक सैन्य न्यायाधिकरण है। बी, इसकी शुरुआत 2009 में की गई थी, यानी इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। सी, इसकी प्रधान पीठ दिल्ली में स्थित है, जबकि इसके 10 क्षेत्रीय पीठ भी हैं। ऑप्शन डी, इसके अध्यक्ष का पद धारण करने वाला व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी डी में दिया गया कथन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अदालतों में निरंतर बढ़ रहे मुकदमों के निपटारे की प्रक्रिया तेज करेगा। बता दें कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के तहत स्थापित एक सैन्य न्यायाधिकरण है। इसकी शुरुआत 2009 में की गई थी। ये अधिकरण यानी ये ट्राइब्यूनल वायुसेना, नौसेना और सेना सहित सशस्त्र बलों के सदस्य वेतन, पेंशन, पदोन्नति यानी उनके प्रमोशन और अनुशासन से जुड़े मुद्दों की सुनवाई करता है। इसकी प्रधान पीठ दिल्ली में स्थित है, जबकि इसके 10 क्षेत्रीय पीठ भी हैं। प्रत्येक पीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य होता है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष का पद धारण करने वाला व्यक्ति या तो सर्वोच्च न्यायालय का रिटायर्ड जज या उच्च न्यायालय का रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए। मौजूदा वक्त में इस ट्राइब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन हैं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में हर घर जल प्रमाणित होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए, राजस्थान, बी, गोवा, सी, बिहार अथवा डी, उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ये गोवा ऐसा पहला राज्य है जिसको ये सर्टिफिकेट मिला है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में हर घर जल उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बताया कि देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवार
पाइप से स्वच्छ पानी की सुविधा से जुड़ चुके हैं। गौरतलब है कि गोवा देश का पहला राज्य बन गया है जिसे हर घर जल प्रमाणित किया गया है। दादरा नगर हवेली और दमन व दीव भी हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जल जीवन मिशन की घोषणा 2019 में की गई थी, जिसका उद्देश्य 2024 तक देश के हर ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता का और नियमित एवं दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराना है। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। हाल ही में एक्वा बाजार सुर्खियों में रहा, ये क्या है? आपके विकल्प हैं एक तरह का समुद्री उद्यान, बी मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर, सी कछुए के निर्यात संबंधी एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस, अथवा डी मैंग्रोव वनों से उत्पादित औषधियों को बेचने के लिए एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ये मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते 19 अगस्त को राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड की बैठक हुई। इस दौरान केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर एक्वा बाजार का शुभारंभ किया। बता दें कि इस ऐप को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ये एक्वा बाजार मछली किसानों और इससे जुड़े अन्य हितधारकों को मत्स्य पालन के लिए आवश्यक सेवाएं, मछली के बीज, चारा और दवाओं जैसे इनपुट सामग्री को प्राप्त करने में मदद करेगा। अल शबाब आतंकी संगठन जो सुर्खियों में है, किस देश से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए नाइजीरिया, बी इथोपिया, सी सोमालिया या फिर डी फिलिस्तीन। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में अल शबाब नामक आतंकी संगठन के आतंकियों ने एक होटल पर हमला किया। इस दौरान किए गए विस्फोट और गोलीबारी में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। अल शबाब सोमालिया का एक इस्लामिक आतंकी संगठन है जो वर्ष 2006 में अस्तित्व में आया था और यह संगठन वहाबी इस्लाम को मानता है। इसका उद्देश्य है इस्लामिक किंगडम को स्थापित करना, शरिया को लागू करना। अल शबाब का पूरा नाम हरकत अल शबाब अल मुजाहिदीन है। अल शबाब अरेबिक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है युवावस्था या तरक्की का दौर। इसके सरगना का नाम अहमद उमर है। 2014 से इस संगठन की कमान उमर के ही हाथों में है और यह आतंकी संगठन मुख्यतः सोमालिया के अलावा इथोपिया और केन्या में सक्रिय है और इसका नेटवर्क अफ्रीका से निकलकर यूरोप और अमेरिका तक फैला है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। निम्नलिखित में से किस देश स्थित एक संग्रहालय भारत को 14वीं शताब्दी की इंडो फारसी तलवार सहित 7 कलाकृतियों को वापस लौटाएगा? आपके ऑप्शंस हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी सऊदी अरब या फिर डी ब्रिटेन। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। ब्रिटेन के ग्लासगो स्थित एक संग्रहालय ने भारत सरकार के साथ 14वीं शताब्दी की इंडो फारसी तलवार सहित 7 कलाकृतियों को वापस लाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्रिटेन संग्रहालय सेवा द्वारा इस तरह का यह पहला कदम है। ग्लासगो लाइफ म्यूजियम के बयान के अनुसार स्वामित्व का हस्तांतरण हाल ही में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। हाल ही में भारत के किस राज्य के मखाने को जीआई टैग दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी बिहार या फिर डी मध्य प्रदेश। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। केंद्र सरकार ने मिथिला के मखाना को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया है। इससे किसानों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि त्योहारी सीजन में मिथिला मखाना को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलने से बिहार के बाहर भी लोग श्रद्धा भाव से इस शुभ सामग्री का प्रयोग कर पाएंगे। भारत के 90% मखानों का उत्पादन यहीं से होता है, यानी बिहार से होता है। इससे पहले बिहार की मधुबनी पेंटिंग, कतरनी चावल, मगही पान, सिलाव का खाजा, मुजफ्फरपुर की शाही लीची और भागलपुर के जर्दालू आम को भी जीआई टैग दिया जा चुका है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की।
पिच ब्लैक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किस देश द्वारा किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इटली या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में 19 अगस्त से 8 सितंबर 2022 तक होने वाले वायुसेना अभ्यास पिच ब्लैक 2022 में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना का एक दल ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया है, जो भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी क्षमता निर्माण पर ध्यान देगा। वायुसेना अभ्यास पिच ब्लैक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक और एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और यह अभ्यास लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट वॉरफेयर पर केंद्रित है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण 2018 में आयोजित किया गया था। अभ्यास का 2020 संस्करण कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया था। इस वर्ष के अभ्यास में विभिन्न वायुसेनाओं के 100 से अधिक विमान और 2500 सैन्यकर्मी भाग लेंगे। ग्रुप कैप्टन YPS नेगी के नेतृत्व में भारतीय वायुसेना की टुकड़ी में 100 से अधिक वायु योद्धा शामिल हैं, जिन्हें 4 सुखोई 30 MKI लड़ाकू और 2 C-17 विमानों के साथ तैनात किया गया है। वे एक जटिल वातावरण में मल्टी डोमेन एयर कॉम्बैट मिशन को अंजाम देंगे और इसमें भाग लेने वाली वायुसेना के साथ सर्वश्रेष्ठ परंपराओं को साझा करेंगे। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य हाल ही में बना है। आपके ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी उत्तराखंड, सी दमन दीव या फिर डी गोवा। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। गोवा और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव देश में क्रमशः पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, जहां सभी गांवों के लोगों ने अपने गांव को हर घर जल के रूप में घोषित किया है। ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के जरिए यह प्रमाणित किया गया है कि गांवों के सभी घरों में नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हैं और यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी इसमें छूटा नहीं है। गोवा के सभी 2.63 लाख ग्रामीण परिवारों और दादरा और नगर हवेली और दमन दीव के 85,156 घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की पहुंच सुनिश्चित हो गई है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल की शुरुआत की गई है? आपके विकल्प हैं ए केंद्रीय वित्त मंत्रालय, बी केंद्रीय गृह मंत्रालय, सी केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अथवा डी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी ये गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है यानी होम मिनिस्ट्री द्वारा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और सरकारी एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल की शुरुआत की है। ऐसा पुरस्कार वितरण में पारदर्शिता लाने और जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक यह साझा पोर्टल पुरस्कारों के लिए व्यक्तियों या संगठनों को नामित करने की सुविधा प्रदान करता है। वर्तमान में पोर्टल पर विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों के लिए नामांकन और सिफारिशें दर्ज की जा रही हैं। इस पोर्टल को गृह मंत्रालय द्वारा मैनेज किया जाएगा और इसे www.awards.gov.in के जरिए देखा जा सकता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में अंतिम पंघल चर्चा में थी। अंतिम पंघल या अंतिम पंघाल जो भी कह लीजिए, ये कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए तुर्कमेनिस्तान में भारत की नई राजदूत, बी कोलकाता उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश, सी अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता महिला अथवा डी इंडिया ओपन 2022 की महिला एकल वर्ग विजेता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी ये अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता महिला हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हरियाणा में 17 वर्षीय अंतिम पंघाल बल्गारिया के सोफिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। उन्होंने 53 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान की एटलिन शागायेवा को 8-0 से हराया। भारत के लिए यह स्वर्ण पदक ऐतिहासिक है क्योंकि भारत को अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप की
महिला कुश्ती में अभी तक कोई स्वर्ण पदक नहीं मिला था। अंतिम पंघाल हरियाणा में हिसार जिले के भगाना गांव की निवासी हैं। इसके अलावा सोनम मलिक ने 62 किलोग्राम और प्रियंका ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। उल्ची फ्रीडम शील्ड युद्धाभ्यास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये युद्ध अभ्यास दक्षिण कोरिया और भारत के वायुसेनाओं के बीच किया जा रहा है। दूसरा, इसका उद्देश्य उत्तर कोरिया से होने वाले संभावित खतरे को संतुलित करना है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी ये केवल कथन 2 सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। दोनों देशों ने क्षेत्र प्रशिक्षण यानी फील्ड ट्रेनिंग की बहाली के साथ ही इस अभ्यास की शुरुआत की है। खबरों के मुताबिक इस वार्षिक ग्रीष्मकालीन अभ्यास का नाम बदलकर उल्ची फ्रीडम शील्ड रखा गया है। ये अभ्यास 1 सितंबर 2022 तक चलेगा। 4 साल में पहली बार दोनों सेनाएं उत्तर कोरिया के हमले का जवाब देने की तैयारी के लिए ये अभ्यास कर रही हैं। इसके अलावा 22 अगस्त से दक्षिण कोरिया ने अलग से 4 दिवसीय उल्ची नागरिक सुरक्षा अभ्यास भी शुरू किया है। इसे कोविड महामारी के उभरने के बाद पहली बार सरकार की तैयारियों को बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया है। सैन्य और नागरिक अभ्यास का उद्देश्य चिप कारखानों और आपूर्ति श्रृंखलाओं जैसी प्रमुख सुविधाओं पर साइबर खतरों से निपटने के साथ साथ युद्ध के बदलते तरीकों के मुताबिक तैयारियों में सुधार करना है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस शहर में सिल्क मार्क एक्सपो नामक प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए जयपुर, बी हैदराबाद, सी कोहिमा अथवा डी नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी ये नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। नजर डालते हैं इसकी व्याख्या पर। बीते 22 अगस्त को केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने नई दिल्ली में सिल्क मार्क एक्सपो नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन कपड़ा मंत्रालय के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड ने किया। ये 28 अगस्त तक लगी रहेगी। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य रेशम उपभोक्ताओं के साथ साथ सभी हितधारकों के मूल्य आधारित श्रृंखला को बनाए रखना और कपड़ा क्षेत्र को और ज्यादा सशक्त बनाना है। इस बार की प्रदर्शनी में 12 राज्यों से 39 प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। प्रदर्शनी में बुनकरों विशेषकर महिला कारीगरों द्वारा शुद्ध रेशम से बने परिधानों को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि प्रदर्शनी से घरेलू और निर्यात दोनों ही बाजारों में उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इसका इस्तेमाल नॉन स्टिक बर्तनों में किया जाता है। दूसरा, ये जल्दी नष्ट नहीं होते हैं, इस कारण इन्हें फॉरएवर केमिकल्स यानी चिरस्थायी रसायन भी कहते हैं। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पर एंड पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस या अंग्रेजी में संक्षेप में कहें तो PFAS को 1940 के दशक में विकसित किया गया था। तब से लेकर इनका प्रयोग लगातार बढ़ा है और अब ये हमारे आपके घरों में रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग होने वाले बहुत से सामानों में पाए जाते हैं। इनमें नॉन स्टिक बर्तन, वाटरप्रूफ कपड़े और आग बुझाने वाली झाग के साथ साथ ये घर की करीब 50 से 60% चीज़ों में मौजूद होते हैं। चूँकि ये जल्दी नष्ट नहीं होते हैं, इस कारण इन्हें फॉरएवर केमिकल्स यानी चिरस्थायी रसायन भी कहते हैं। हाल ही में स्वीडन के यूनिवर्सिटी ऑफ स्टॉकहोम के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में दुनिया के ज़्यादातर जगहों पर होने वाली बारिश को फॉरएवर केमिकल्स के कारण असुरक्षित पाया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में भारत किस देश के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा? आपके ऑप्शंस हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण कोरिया, सी सिंगापुर या फिर डी इंडोनेशिया। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया है।
छात्रों के 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतने के साथ भारत सिंगापुर के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड 14 से 21 अगस्त 2022 तक जॉर्जिया के कुटैसी में आयोजित किया गया था। पदक तालिका में ईरान की आधिकारिक टीम को 5 स्वर्ण, अतिथि टीम को 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक मिले। इसके बाद सिंगापुर के साथ भारत संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा। भारत के राघव गोयल ने सबसे चुनौतीपूर्ण सैद्धांतिक प्रश्न के सर्वश्रेष्ठ समाधान के लिए विशेष पुरस्कार जीता। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में किस राज्य में स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्रदान करने और जल आपूर्ति और स्वच्छता से जुड़ी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी हिमाचल प्रदेश, सी उड़ीसा या फिर डी तमिलनाडु। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी और भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्रदान करने और जल आपूर्ति और स्वच्छता से जुड़ी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 96.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण पेयजल सुधार एवं आजीविका परियोजना के लिए इस समझौते पर भारत सरकार की ओर से आर्थिक मामले विभाग के अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्र और एडीबी की ओर से भारत में एडीबी के कंट्री डायरेक्टर ताकेओ कोनेशी ने हस्ताक्षर किए। हिमाचल प्रदेश राज्य की 90% से अधिक ग्रामीण आबादी को पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण इलाकों के लोगों को एक कुशल एवं बेहतर गुणवत्ता वाली सेवा हासिल हो सके। एडीबी की परियोजना 75,800 घरों को जल आपूर्ति की सेवा से जोड़ेगी, जिससे 10 जिलों के लगभग 3,70,000 निवासियों को निर्बाध रूप से जल आपूर्ति हो सकेगी। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। सेंट्रल जोनल काउंसिल यानी मध्य क्षेत्रीय परिषद जो सुर्खियों में रहा, में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी छत्तीसगढ़ या फिर डी मध्य प्रदेश। इसका उत्तर है ए। व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री द्वारा हाल ही में भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल हुए। 2 राज्यों के मुख्यमंत्री यानी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो वर्चुअल स्तर पर शामिल हुए। सेंट्रल जोनल काउंसिल में शामिल राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वहीं हिमाचल प्रदेश नॉर्दर्न जोनल काउंसिल यानी उत्तरी जो क्षेत्रीय परिषद है उसका हिस्सा है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल अन्य राज्य हैं हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़। अगर हम पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बात करें वेस्टर्न जोनल काउंसिल, तो गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव और दादरा और नागर हवेली इसमें शामिल हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद यानी ईस्टर्न जोनल काउंसिल में शामिल राज्य हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद यानी सदर्न जोनल काउंसिल में आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और पुडुचेरी शामिल हैं। और वहीं नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1972 के तहत बनाया गया था, उसमें सभी उत्तर पूर्वी राज्य शामिल हैं। जोनल काउंसिल केंद्र और राज्य के मध्य संबंध को सुनिश्चित करने के लिए, सहयोगी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मैकेनिज्म है, जिसके तहत गृह मंत्री की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अंतर संपर्क स्थापित किया जाता है और विभिन्न केंद्र राज्य से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा की जाती है और उसका समाधान खोजा जाता है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का शुभारंभ हाल ही में कहां किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए लखनऊ, बी ग्वालियर, सी अहमदाबाद या फिर डी नई दिल्ली। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का शुभारंभ किया गया।
इसके साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा स्टेट एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड अलाइड साइंसेज का भी शुभारंभ किया गया। इस आयोजन में देश में उन्नत बीज उत्पादन के क्षेत्र में हो रहे नए प्रयोगों, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेषतः तिलहनी, दलहनी फसलों के उन्नत बीज उत्पादन की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया और उसके बाद अब नीति तैयार करने की बात की गई है। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में देश के जाने माने बीज उत्पादन विशेषज्ञ शामिल हुए थे। समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा विभिन्न पुरस्कार भी वितरित किए गए थे। कृत्रिम बारिश के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, सिल्वर आयोडाइड की मदद से कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है। दूसरा, बादलों को इलेक्ट्रिकली चार्ज करके भी कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दरअसल चीन में भयंकर सूखे की स्थिति इस समय बनी हुई है, जिसकी वजह से वहां की सरकार वहां पर कृत्रिम बारिश करा रही है। बता दें कि कृत्रिम बारिश यानी आर्टिफिशियल रेन कराना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसकी सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा प्रचलित तकनीक में विमान या रॉकेट के जरिए ऊपर पहुंचकर बादलों में सिल्वर आयोडाइड मिला दिया जाता है। सिल्वर आयोडाइड प्राकृतिक बर्फ की तरह ही होती है। इसकी वजह से बादलों का पानी भारी हो जाता है और बरसात हो जाती है। इसे क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। इसके अलावा ड्रोन के जरिए बादलों को इलेक्ट्रिकली चार्ज करके भी कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है। ये बारिश कराने की नई तकनीक है, हालांकि ये थोड़ी महंगी है। इलेक्ट्रिकली चार्ज होने पर बादलों में घर्षण होता है, जिससे बारिश हो जाता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। शेयर मार्केट से संबंधित ओपन ऑफर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ओपन ऑफर की कीमत तय करने का फार्मूला भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के टेक ओवर कोड में दिया गया है। दूसरा, देश में लिस्टेड किसी भी कंपनी जिसके पास 25% या उससे ज्यादा के शेयर हैं ओपन ऑफर ला सकता है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन 2 सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जब किसी कंपनी में कोई निवेशक ये चाहता है कि कंपनी का ज्यादा से ज्यादा मालिकाना हक मुझे मिल जाए, तो इसके लिए वे ओपन ऑफर लाते हैं। इसमें कंपनी के जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके सामने ये ऑफर रखा जाता है कि वे अपने शेयर्स अमुक दाम में, जो कि पहले से फिक्स्ड होता है, उसमें ओपन ऑफर देने वाले निवेशक को बेच दें। सेबी के नियमों के मुताबिक देश में लिस्टेड किसी भी कंपनी जिसके पास 25% या उससे ज्यादा के शेयर्स हैं, उसे और हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर लाना जरूरी होता है। इससे कंपनी के माइनॉरिटी शेयर होल्डर पहले से तय कीमत पर अपने शेयर अपनी मर्जी से नए निवेशक को बेच सकें। ओपन ऑफर की कीमत तय करने का फार्मूला सेबी के ही टेक ओवर कोड में दिया गया है। खबर है कि अडानी ग्रुप ने मीडिया कंपनी एनडीटीवी में अप्रत्यक्ष रूप से 29.18% हिस्सा खरीद लिया है। इसके अलावा कंपनी ने एनडीटीवी में 26% और हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर का भी प्रस्ताव दिया है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक, जो कि 2022 की बात हो रही है यहाँ पर, यह कहाँ आयोजित की जा रही है? आपके विकल्प हैं ए जयपुर, बी शंघाई, सी इस्लामाबाद, अथवा डी ताशकंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ये आयोजन ताशकंद में किया जा रहा है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते 24 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक में भाग लिया। ये बैठक उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित किया गया। इस वार्षिक बैठक के दौरान एससीओ के सदस्य देशों के बीच रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो कि यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। इसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी। मौजूदा समय में इसके सदस्य देशों में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं। साल 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने।
बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। अभी वर्तमान में फहमीदा अजीम चर्चा में हैं, ये कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए पुलित्जर पुरस्कार 2022 के लिए चुनी जाने वाली चित्रकार एवं कहानीकार, बी 2022 लिबर्टी मेडल से सम्मानित नेत्री यानी महिला नेता, सी अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता महिला, अथवा डी यूक्रेन की रक्षा मंत्री जो कि एक हालिया हमले में मारी गईं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली बांग्लादेश मूल की चित्रकार और कहानीकार फहमीदा अजीम को 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह पुरस्कार सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए दिया जा रहा है। पुलित्जर पुरस्कार के बारे में आपको बताएं तो ये अमेरिका में वार्षिक तौर पर दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सम्मान है जो हंगरी के रहने वाले जोसेफ पुलित्जर के नाम पर दिया जाता है। ये समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। पहली बार इसकी घोषणा 4 जून 1917 को की गई थी। यह पुरस्कार कुल 21 कैटेगरी में दिया जाता है। इसके साथ साथ स्कॉलरशिप भी दी जाती है। इस सम्मान को पाने वाले को एक प्रमाण पत्र के साथ $10,000 की नकद राशि भी प्रदान की जाती है। सम्मान किसे दिया जाएगा इसका फैसला 5 सदस्यों वाली एक समिति करती है। सम्मान को पाने के लिए प्रवेश शुल्क के रूप में $75 देने पड़ते हैं। साथ ही कमेटी द्वारा तय की गई शर्तों को भी पूरा करना पड़ता है। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। टोमेटो फ्लू बीमारी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? आपके विकल्प हैं ए इसे हैंड, फुट एवं माउथ डिजीज भी कहते हैं, बी इसमें शरीर पर टमाटर के आकार जैसे फफोले हो जाते हैं, सी ये कॉक्ससैकी वायरस A16 के कारण होता है, अथवा डी ये संक्रामक रोग आंतों के वायरस के कारण होता है जो वयस्कों में ज्यादा होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी डी में दिया गया कथन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज यानी टोमेटो फ्लू एक वायरल बीमारी है जिसमें शरीर पर टमाटर के आकार जैसे फफोले हो जाते हैं। ये कॉक्ससैकी वायरस A16 के कारण होता है। ये एंटोरो वायरस फैमिली से संबंधित है। इसके ज़्यादातर लक्षण दूसरे वायरल इन्फेक्शन जैसे ही रहते हैं। इसमें बुखार, रैशेस, जोड़ों में दर्द, थकावट, जोड़ों का सूजना और गले में खराश आदि शामिल हैं। ये संक्रामक रोग आंतों के वायरस के कारण होता है जो बच्चों में ज़्यादा होता है जबकि वयस्कों में ये कम होता है यानी दुर्लभ होता है। वयस्कों के पास आमतौर पर इस वायरस से बचाव के लिए उनका इम्यून सिस्टम पर्याप्त रूप से मजबूत होता है। अभी हाल ही में सरकार ने एक विस्तृत रिपोर्ट जारी करके टोमेटो फ्लू के लक्षण और उसके इलाज को लेकर कई जानकारियां बताई हैं। हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का पहला यात्री ट्रेन नेटवर्क किस देश में लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी या फिर डी फ्रांस। जर्मनी के राज्य लोअर सैक्सोनी में हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का पहला ट्रेन नेटवर्क लॉन्च कर दिया गया है। 4 साल पहले इसका परीक्षण शुरू हुआ था। परियोजना की कुल लागत लगभग 93 मिलियन यूरो है। इस तरीके की ट्रेनें 1.6 मिलियन लीटर डीजल की बचत करेंगी और इस तरह प्रति वर्ष CO2 उत्सर्जन में 4400 टन की कमी करेंगी। ट्रेन की अधिकतम गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। जर्मनी का लक्ष्य 1990 के स्तर की तुलना में 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 65% तक कम करना है। लोअर सैक्सोनी LNVG के स्थानीय परिवहन प्राधिकरण के हवाले से कहा गया है कि फ्रांसीसी निर्माता एल्स्टॉम की बनाई हाइड्रोजन ईंधन सेल ड्राइव वाली 14 ट्रेनें डीजल ट्रेनों की जगह लेंगी। नई ट्रेनों में से 5 पहले से ही परिचालन में हैं जबकि अन्य इस साल के अंत तक चलने वाली हैं। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। किस देश की खुफिया एजेंसी के नेतृत्व की जिम्मेदारी पहली बार एक महिला को दी गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी भारत, सी इजराइल या फिर डी चिली। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी माना जाता है। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद की तरफ से हाल ही में एक बड़ी घोषणा की गई है। इस एजेंसी ने बताया है कि डायरेक्टर के पद पर पहली बार किसी महिला की नियुक्ति की गई है।
एजेंट ए अब बतौर इंटेलिजेंस अथॉरिटी डायरेक्टर मोसाद के ऑपरेशंस को देखेंगी। इसके अलावा ईरान डेस्क पर भी पहली बार एक महिला को अपॉइंट किया गया है। फिलहाल इन दोनों को ही एजेंट ए और के नाम दिया गया है। हिब्रू में इन्हें एल्फ और कुफ के नाम से जाना जाता है। मोसाद के डायरेक्टर डेविड बार्नेया ने कहा है कि संगठन में महिला और पुरुषों के साथ पूरी तरह से समानता का व्यवहार होता है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। किस राज्य ने अपना पहला दिव्यांग पार्क स्थापित करने का निर्णय किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र या फिर डी केरल। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पहला दिव्यांग पार्क नागपुर में शीघ्र ही स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस दिव्यांग पार्क में दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, जैसे संवेदी उद्यान, स्पर्श और सुगंध का अनुभव देने वाले फूलों की क्यारियों से युक्त मार्ग, कौशल प्रशिक्षण सुविधाएं, पुनर्वास सुविधा, खेल और मनोरंजन आदि। आपको बता दें कि वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को मददगार तथा सहायक उपकरण वितरित करने के लिए नागपुर में एक सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन नागपुर के रेशम बाग ग्राउंड में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की उपकरणों की खरीद और फिटिंग के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायता योजना के तहत, दिव्यांगजनों के लिए और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए किया गया था। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। मदर टेरेसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्हें 17 अक्टूबर 1979 को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दूसरा, साल 1980 में मदर टेरेसा को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। भारत में मानव कल्याण कार्यों के लिए मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा ने नोबेल पुरस्कार के साथ मिली अपनी राशि को बच्चों की मदद के लिए दान कर दिया था। भारत सरकार द्वारा उन्हें 1980 में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक थी, जिन्हें भारत की नागरिकता मिली हुई थी। इन्होंने 1981 में अपना नाम बदलकर मदर टेरेसा रख लिया था और आजीवन सेवा का संकल्प लिया था। निस्वार्थ सेवा करने वाली मदर टेरेसा ने साल 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी और सिस्टर टेरेसा आयरलैंड से 6 जनवरी 1929 को कोलकाता में लोरेटो कॉन्वेंट पहुंची थी, जहां उन्होंने अध्यापन का काम किया था। वर्ष 1946 में उन्होंने गरीबों, असहायों, बीमारों और लाचारों की सेवा का संकल्प लिया था। अब बात करते हैं आज के पांचवें और अंतिम सवाल की। भारत ने किस देश के साथ कुशियारा नदी के पानी को अंतरिम तौर पर साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन के मसौदे को अंतिम रूप दिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार या डी भूटान। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की 38वीं मंत्रिस्तरीय बैठक 25 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता केंद्रीय जल मंत्री द्वारा की गई। बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जल संसाधन राज्य मंत्री द्वारा किया गया। बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल में जल संसाधन उपमंत्री AKM इनामुल हक शमीमी भी शामिल थे। इस बैठक का महत्व इसलिए है क्योंकि 12 वर्षों के अंतराल के बाद इसका आयोजन किया गया था। हालांकि इस दौरान संयुक्त नदी आयोग के प्रारूप के तहत दोनों पक्षों के बीच तकनीकी बातचीत चलती रही। इस बैठक के पहले दोनों पक्षों के जल संसाधन सचिवों के स्तर पर 23 अगस्त 2022 को बैठक हुई थी। दोनों पक्षों ने कुशियारा नदी के पानी को अंतरिम तौर पर साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन के मसौदे को अंतिम रूप भी दिया है। दोनों पक्षों ने त्रिपुरा में सबरूम टाउन की पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फेनी नदी से पानी लेने वाले स्थान और उसकी तकनीकी अवसंरचना के डिजाइन को अंतिम रूप दिए जाने का स्वागत किया है। उल्लेखनीय है कि इस बारे में अक्टूबर 2019 में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन अस्तित्व में आया था। कुशियारा नदी जो अभी चर्चा में है, निम्नलिखित में से कहाँ बहती है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत बांग्लादेश के बीच, बी भारत पाकिस्तान के बीच, सी भारत और नेपाल के बीच, अथवा ऑप्शन डी भारत और म्यांमार के बीच। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ये भारत और बांग्लादेश के बीच में बहती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
बीते 25 अगस्त को भारत और बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। मंत्री स्तरीय बैठक में दोनों पक्षों ने कुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे पर समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया। दोनों पक्षों ने अक्टूबर 2019 के समझौता ज्ञापन के मुताबिक त्रिपुरा के सबरूम शहर की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए फेनी नदी के जल ग्रहण स्थल और उसके डिजाइन को अंतिम रूप देने का भी स्वागत किया। भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग का गठन 1972 में किया गया था। बता दें कि कुशियारा नदी भारत और बांग्लादेश में बहने वाली एक नदी है। दरअसल बराक नदी भारत बांग्लादेश सीमा पर दो नदियों में बढ़ जाती है। पहली है कुशियारा नदी और दूसरी सूरमा नदी। कुशियारा पश्चिम दिशा में बहने लगती है और भारत के असम राज्य और सिलहट जिले की सीमा बनती है। बांग्लादेश में कुछ दूर बहने के बाद सूरमा नदी से ये एक बार फिर मिलती है, यानी इसका संगम होता है और ये संयुक्त नदी अब आगे चलकर मेघना नदी कहलाती है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में अनंगताल झील सुर्खियों में रही, ये कहाँ स्थित है? आपके विकल्प हैं ए श्रीनगर, बी अमृतसर, सी देहरादून अथवा डी नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली के महरैलू में स्थित अनंगताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। आपको बता दें कि इस झील को महाराजा अनंगपाल तोमर द्वारा 1052 एडी में बनवाया गया था। स्मारकों और पुरावशेषों पर राष्ट्रीय मिशन की वेबसाइट के मुताबिक अनंगताल 1060 ईस्वी पूर्व का है। अनंगपाल द्वितीय, जिसे लोकप्रिय रूप से अनंगपाल तोमर के नाम से जाना जाता है, तोमर वंश से संबंधित है। इन्होंने 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच वर्तमान दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों पर शासन किया था, यानी तोमर वंश वालों ने। इतिहास से पता चलता है कि अनंगपाल द्वितीय ने ही धिल्लिकापुरी की स्थापना की थी, जो बाद में आगे चलकर दिल्ली बन गई। हालांकि कुछ विद्वान इससे अलग मत रखते हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए पत्रकार रामकृपाल सिंह, बी पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल, सी स्कॉट मॉरिसन अथवा डी इल्हाम इलिएव। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी एंजेला मार्केल को ये पुरस्कार मिला है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार के बारे में आपको बताएं तो इसे फेलिक्स हाउफोएट बोगेन शांति पुरस्कार भी कहा जाता है। ये पुरस्कार 120 देशों द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव द्वारा शुरू किया गया था और यूनेस्को के सम्मेलन द्वारा इसके 25वें सत्र में इसे अपनाया गया था। साल 1989 में शुरू किया गया ये पुरस्कार ऐसे जीवित व्यक्तियों और सक्रिय सार्वजनिक या निजी निकायों या संस्थानों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने शांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। बता दें कि एंजेला मार्केल का जन्म 17 जुलाई 1954 को जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में हुआ था। उनका नाम एंजेला डोरोथिया कास्नर था, जो शादी के बाद बदल गया। जर्मनी की पहली महिला चांसलर एंजेला मर्केल 2005 से 2021 तक इस पद पर रहीं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर एक हालिया सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद में किया गया। दूसरा, इस आयोजन की थीम ट्रांजिशन टुवर्ड्स 2030 एंड विजन 2047 थी। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन दो सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के सहयोग से नई दिल्ली में भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर एक 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन की थीम ट्रांजिशन टुवर्ड्स 2030 एंड विजन 2047 थी। बता दें कि केंद्र सरकार ने इस्पात क्षेत्र के व्यवसायियों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन यानी PLI योजना और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं। भारतीय खनिज और धातु उद्योग क्षेत्र का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2% का मौजूदा योगदान है, जिसे और भी ज्यादा बढ़ाने की कवायद की जा रही है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए जस्टिस उदय उमेश ललित को देश का 49वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, बी
मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सी, ये नियुक्ति अनुच्छेद 224 के मुताबिक की जाती है। अथवा ऑप्शन डी, उम्मीदवार कम से कम किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक जज रह चुका हो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी डी में दिया गया कथन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जस्टिस उदय उमेश ललित को देश का 49वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसे लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिया है। विधि मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 124 के उपबंध 2 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उदय उमेश ललित को भारत का प्रधान न्यायाधीश नियुक्त करती हैं। उनकी नियुक्ति 27 अगस्त 2022 से प्रभावी होगी। वे 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे, यानी प्रधान न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल 3 महीने से भी कम का होगा। बता दें कि कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की एक प्रणाली है। ये संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। सीजेआई बनने के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रह चुका हो या कम से कम 10 साल तक हाई कोर्ट में वकालत का अनुभव हो और राष्ट्रपति के विचार में वो एक जाना माना कानूनविद हो। स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये कानून संविधान के अनुच्छेद 45 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लाया गया है। दूसरा, इसी के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, अथवा डी, इनमें से कोई नहीं, यानी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन 2 सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग के औषधीय उपयोग से इतर उपयोग पर प्रतिबंध की बात कही गई है। इसी के आधार पर संसद ने ड्रग्स पर लगाम लगाने के मकसद से स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 नाम का एक कानून बनाया है। इसी कानून के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नाम का एक संगठन भी बनाया गया है। इसका मकसद मादक पदार्थों की स्मगलिंग या उसके गैर कानूनी उपयोग पर रोक लगाना है। इसी कानून की धारा 71 के तहत सरकार को नशीली दवा के आदी लोगों की पहचान, इलाज और पुनर्वास केंद्र की स्थापना करने का अधिकार प्राप्त है। दरअसल बीजेपी नेत्री और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत के बाद से ड्रग का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, इससे सम्मानित होने वाले सबसे पहले खिलाड़ी कौन थे? आपके ऑप्शंस है ए, कपिल देव, बी, मेजर ध्यानचंद, सी, विश्वनाथन आनंद, अथवा डी, सचिन तेंदुलकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी इस पुरस्कार से सबसे पहले विश्वनाथन आनंद नवाजे गए थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी की 117वीं जयंती मनाई गई। इनकी जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की शानदार खेल की बदौलत भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में 3 स्वर्ण जीते थे। गौरतलब है कि पिछले साल केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बन चुका है, भारत का खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये सम्मान 1991-92 में शुरू किया गया था और इसमें पिछले 4 वर्षों की अवधि में खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया जाता है। इसमें एक पदक, सम्मान सहित एक प्रमाण पत्र और नकद इनाम मिलता है। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे पहले खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद थे। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए, साल 2021, बी, साल 2022, सी, साल 2023, अथवा डी, साल 2024। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विदेश सेवा के वर्ष 2021 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों यानी ट्रेनी ऑफिसर्स जो हैं उनसे मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से किसानों के हित में मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने का आह्वान किया। बता दें कि इस संबंध में मार्च 2021 में भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया था। इस प्रस्ताव के मुताबिक साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य बदलती जलवायु परिस्थितियों में मोटे अनाज के पोषण और स्वास्थ्य लाभ और इसकी खेती के लिए उपयुक्तता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। मोटे अनाज या कदन जिसे अंग्रेजी में मिलेट कहते हैं, इसके तहत ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, कुटकी, कोदो और सांवा आदि आते हैं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। अथम उत्सव निम्नलिखित में से किस उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है? आपके ऑप्शंस हैं ए बोनालू उत्सव जो कि तेलंगाना से संबंधित है, बी बुधकम्मा उत्सव जो कि तेलंगाना से संबंधित है, सी मांडू महोत्सव जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है, अथवा डी ओणम उत्सव जो कि केरल से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी ये ओणम की शुरुआत का प्रतीक है अथम। व्याख्या देख लेते हैं। बीते 30 अगस्त को केरल में अथम का उत्सव मनाया गया। इसे केरल में 10 दिन के ओणम पर्व का आरंभ माना जाता है। अथच मयम 30 अगस्त को सवेरे कोच्चि के पास थिरुवोनम में शुरू हुआ। इसके दौरान राज्य की कलाओं की विविध विधाओं में झांकी देखने को मिली। बता दें कि अथम की परंपरा स्वतंत्रता से पहले से चली आ रही है, जब कोच्चि के राजा तिरुक्करा मंदिर में पूजा के लिए अपने काफिले के साथ गए थे। ओणम का मुख्य समारोह तिरुक्करा मंदिर में ही होता है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर यानी आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। व्हेल मछली के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, हर साल 30 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस मनाया जाता है। दूसरा, व्हेल धरती पर शार्क की सबसे बड़ी प्रजाति है। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस पर केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय व्हेल शार्क बचाओ अभियान शुरू कर रहा है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल कथन 1 और 2 सत्य है, कथन 3 गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हर साल 30 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस मनाया जाता है। व्हेल शार्क के महत्व और इसके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। मैक्सिको के इस्ला होलबॉक्स द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क सम्मेलन में 2008 से प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस पर भारतीय वन्य जीव न्यास यानी WTI व्हेल शार्क बचाओ अभियान शुरू करने जा रहा है। यह अभियान पूरे साल भर कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में चलाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य मछुआरों, ग्रामीणजनों और विद्यार्थियों में व्हेल शार्क के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। इसके अलावा व्हेल शार्क के संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन भी विकसित की गई है। गौरतलब है कि व्हेल धरती पर शार्क की सबसे बड़ी प्रजाति है। इसकी लंबाई 60 फीट तक होती है। ये मछली थोड़ी सुस्त और शांत स्वभाव की होती है। आमतौर पर ये उथले पानी में तैरना पसंद करती है, इसलिए यह मछुआरों का आसानी से शिकार बनती है। मांस बाजार के कारण व्हेल शार्क की संख्या लगभग 50% कम हो गई है, जिसके कारण ये विलुप्त होने की कगार पर पहुंच रही है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो सुर्खियों में है कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात या फिर डी राजस्थान। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो जोधपुर में स्थित है, वहां एक साथ 4 नई सुविधाओं का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा हाल ही में किया गया है। जोधपुर स्थित यह केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत 60 वर्षों से ज़्यादा समय से उत्कृष्ट सेवाएं दे रहा है। इस केंद्र के द्वारा समय समय पर विकसित की जा रही नई तकनीकियों और शोध उपलब्धियों के कारण ही पिछले केवल 6 वर्षों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 10 राष्ट्रीय पुरस्कारों में से 8 पुरस्कार इसी केंद्र को मिले हैं। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार 2022 संयुक्त अभ्यास का समापन कहाँ हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी राजस्थान, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी मिजोरम।
इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का 13वां संस्करण 28 अगस्त 2022 को बकलोह, हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। इस वार्षिक अभ्यास का आयोजन बारी बारी से भारत और अमेरिका में किया जाता है। इससे पहले इसके 12वें संस्करण को अक्टूबर 2021 में अमेरिका के वॉशिंगटन स्थित जॉइंट बेस लुइस मैककॉर्ड में आयोजित किया गया था। इस 21 दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण ने दोनों देशों के विशेष बलों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत एक संयुक्त वातावरण में हवाई परिचालन यानी जो एयर ऑपरेशंस हैं, विशेष संचालन और आतंकवाद विरोधी अभियानों यानी काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स में प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान किया है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। ग्लोबल पीटलैंड्स इनिशिएटिव किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए IUCN, बी यूनेप, सी वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट या फिर डी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। पिछले कुछ दिनों से रूस के 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर वनों की आग फैल चुकी है और यह आग अब रूस के पीटलैंड्स क्षेत्रों तक पहुंच चुकी है, जो बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी पीटलैंड्स का संरक्षण इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। यूनेप, ग्लोबल पीटलैंड्स इनिशिएटिव, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल पीटलैंड सेंटर और पेरू के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पिछले साल पीटलैंड्स संरक्षण की दिशा में जागरूकता के लिए एक बैठक का भी आयोजन किया गया था। ग्लोबल पीटलैंड्स पहल को यूनेप के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। पीटलैंड्स के नष्ट होने के चलते हर साल 826 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो सकता है। पृथ्वी का 3% हिस्सा पीटलैंड्स हैं और ये ग्लोबल कार्बन का 30% स्टोर करते हैं। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। बेंट टोड गेको की नई प्रजाति किस पहाड़ी में खोजी गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए अगस्त्यमलाई पहाड़ियाँ, बी शेषाचलम पहाड़ियाँ, सी बोडी पहाड़ियाँ या फिर डी कैमूर पहाड़ियाँ। इसका उत्तर है ए। व्याख्या देखते हैं। भारत के बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट और दुनिया के 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में शामिल पश्चिमी घाट में स्थित अगस्त्यमलाई पहाड़ियाँ अभी सुर्खियों में हैं। इसकी वजह है कि यहाँ बेंट टोड गेको की नई प्रजाति पाई गई है। गेको एक छिपकली की प्रजाति है। इससे पहले तमिलनाडु में बेंट टोड गेको की 3 प्रजातियाँ खोजी गई थीं। मार्फोलॉजिकल और मोलिकुलर DNA डेटा के आधार पर बताया गया है कि अगस्त्यमलाई हिल्स में पाई जाने वाली बेंट टोड गेको अन्य छिपकली प्रजातियों से अलग है। यह श्रीलंका में पाई जाने वाली सेटोडैक्टिलस याखुना से काफ़ी मिलती जुलती है। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। वेस्ट नील वायरस जो सुर्खियों में है, इसका पहला मामला कहाँ पाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए घाना, बी कॉन्गो, सी नाइजीरिया या फिर डी युगांडा। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। वेस्ट नील वायरस का प्रकोप इस समय बढ़ रहा है, जिसको लेकर WHO ने हाल ही में विश्व को आगाह भी किया है। वेस्ट नील वायरस से संबंधित एक फ्लेवी वायरस है जो सेंट लुइस इंसेफेलाइटिस, जापानी इंसेफेलाइटिस और पीत ज्वर यानी येलो फीवर पैदा करने के लिए भी जिम्मेदार है। यह एक मच्छर जनित सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। यह रोग पक्षियों से मनुष्यों में एक संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। यह मनुष्यों में घातक तंत्रिका तंत्र रोग को भी जन्म दे सकता है। सभी प्रमुख पक्षी प्रवासी मार्गों पर वेस्ट नील वायरस प्रकोप स्थल पाए जाते हैं। अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व, उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी एशिया ऐसे क्षेत्र हैं जहां आमतौर पर यह वायरस पाया जाता है। आमतौर पर अधिकांश देशों में वेस्ट नील वायरस संक्रमण उस अवधि के दौरान चरम पर होता है जब वाहक मच्छर सबसे अधिक सक्रिय होते हैं तथा परिवेश का तापमान वायरस के गुणन के लिए पर्याप्त उच्च होता है। वेस्ट नील वायरस से संक्रमित लोगों में आमतौर पर कोई लक्षण नहीं होते या हल्के लक्षण होते हैं। रोगों के लक्षणों में सिरदर्द, बुखार, त्वचा पर लाल चकत्ते, शरीर में दर्द और सूजी हुई लसिका ग्रंथियां यानी लिम्फ नोड्स शामिल हैं। वायरस के लक्षण कुछ दिनों से लेकर कई हफ्तों तक रह सकते हैं और आमतौर पर ये अपने आप चले जाते हैं। वेस्ट नील वायरस अगर दिमाग में पहुंच गया तो ये खतरनाक होने के साथ जानलेवा भी साबित हो सकता है। यह बीमारी ब्रेन में सूजन का कारण बन सकती है, जिसे एंसेफेलाइटिस कहा जाता है, या मेनिंजाइटिस, जिसमें रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के आसपास ऊतकों में सूजन आ जाती है।
वेस्ट नील वायरस पहली बार 1937 में युगांडा के वेस्ट नील जिले में एक महिला में पाया गया था और 1953 में नील डेल्टा क्षेत्र में पक्षियों में इसकी पहचान की गई थी। भारत की बात करें तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और असम से एकत्र किए गए मानव सीरम में वेस्ट नील वायरस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी मौजूद पाई गई है।